हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर की, मोशन इन 1D के नेक्स्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से किस तरह से डिराइव करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव करने के बाद ये ज़रूरी है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत है। तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ताकि आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाएँ। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इफ डिस्प्लेसमेंट S is equal to 3t square plus 5t, then find velocity at t is equal to 1 second। आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल फेल आएगा पहले ही क्वेश्चन से। देखो सॉल्यूशन में अगर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो कौन सी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस। अगर नहीं भी लिखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? अगर वो बोल दिया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू जो भी, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको फाइंड करना हो कोई भी वैल्यू, तो वहाँ उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। तो ds अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ds अपॉन dt होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस कुछ नहीं है प्लस 5t दिया। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या कर दें? डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखो डिफ्रेंशिएट करना है, 3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप सीख चुके हो, नहीं सीखे हो, नहीं याद आ रहा है तो आप मैथमेटिकल टूल्स में डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देखो। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t प्लस 5, और t का डिफ्रेंशिएशन t का क्या हो जाएगा? t के रिस्पेक्ट में t का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से इसको क्या लिख लेंगे? 6t प्लस 5। और ds बाई डी टी क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। जो स्पीड, जो वेलोसिटी हमसे पूछी गई तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अब आपको फाइंड करना है टाइम, इसमें वैल्यू पुट कर दो, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड। सो 11 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट से आपने फाइंड कर लिया क्या? वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं, एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर ये फाइंड करना है तो देखो एक्सीलरेशन जब फाइंड करना होगा तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है वेलोसिटी का इक्वेशन, अब यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर टाइम दे दिया। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? dv बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, dv बाई dt हो जाएगा। तो dv बाई dt कैसे बनेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? dv बाई dt हो जाएगा इज इक्वल टू 6, t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0। तो dv बाई dt मीन्स a इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ t अब आपको है नहीं, t है ही नहीं, तो वैल्यू को पुट करनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है। तो देखो एक चीज नोट करके अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फिर एक्सीलरेशन आना है, नीचे की तरफ अगर आ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से फिर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन।
लेकिन अगर यही एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, एक्सीलरेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप सोच रहे होंगे कब क्या करना पड़ेगा, कब डिफरेंशिएशन, कब इंटीग्रेशन। तो ये पॉइंट कहीं नोट करके आप लिख लो। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करना है। अगर हमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उस क्वेश्चन में वेलोसिटी का इक्वेशन लेते हैं और उससे डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन दोनों फाइंड करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किस तरह से हम अप्लाई करेंगे ये देखिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3t क्यूब कर दें 4t क्यूब करेंगे हम, हमारी मर्जी। 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 रहने दो इतना। 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, एक इक्वेशन दिया है वेलोसिटी का, 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर। देन फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट एट, दोनों के लिए टाइम कितना, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी दिया, हमने 1 सेकेंड ले लिया, कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगेगा। चलो अच्छा देखो, सबसे पहले वेलोसिटी अगर दिया, हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है और हमें वेलोसिटी से एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं। तो देखो जब हम वेलोसिटी से एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, अभी मैंने बताया डिफरेंशिएशन होगा। वेलोसिटी से जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा। सिंपल सी बात है, क्यों होगा अभी आपको दिखा रहा हूं मैं, क्यों होगा भाई, होगा तो क्यों होगा ये अभी दिखाता हूं। अब देखो सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। देखो v इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर। अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ये, तो एक्सीलरेशन क्या होगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ना, और ये d बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन तो करोगे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएट इट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डिफरेंशिएट इट करो भाई, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं 4 कांस्टेंट, t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फार्मूला याद है, एक बार याद दिला दूं, x टू द पावर n d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। वाह क्या बात है, याद आ गया। तो n की जगह कितना है 3, देखो n पहले मतलब 3x टू द पावर 3 माइनस 1, वही फार्मूला, पूरा स्टेप मैं इसका लिख दे रहा हूँ, प्लस 3 कांस्टेंट है, यहाँ पर n की जगह कितना है, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग ध्यान से देखें, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। टी स्क्वायर, जैसे टी स्क्वायर वैसे एक्स टू द पावर n है, तो n की जगह देखो कितना 2 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लिख दो 2, और जहाँ x था फार्मूले में वहाँ t आ गया, तो t 2 माइनस 1, तो ये हो गया 4 इंटू 3 12, यहाँ x नहीं t रहेगा, t क्यूब 3 माइनस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 1 तो t टू द पावर 1, तो t लिख सकते हैं सिंपली। dv बाई डी टी हमें मिल गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अब वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू 12, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू 1, तो ये 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा भाई
18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है 4t³ + 3t²। ध्यान से समझना वेलोसिटी, अब इसको अगर dv/dt करोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, इसको अभी ऐसे रहने दो, एक स्टेप ऐसे ही रहने दो, छेड़ो नहीं छेड़ो नहीं छेड़ो नहीं। तो ds/dt इज इक्वल टू 4t³ + 3t²। अब देखो हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लिया। अब यहां से ds इज इक्वल टू 4t³ dt + 3t² dt। समझ में आ रहा होगा? बस क्या किया, dt का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया कि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ds को यस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंबल लगाओ इंटीग्रेशन का, याद हो तो ds इज इक्वल टू 4t³ dt + 3 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt याद आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने क्या बताया था? x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है? v होता है। बस दिमाग में रखो, इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। ds का s आ गया, बहुत अच्छे। 4t³ का एक बार और याद दिला दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का फार्मूला होता है x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1। x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 मतलब n, अब देखो यहाँ t है, अगर यही x की जगह t⁴n dt होगा तो ये t⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 ये फार्मूला हो रहा है। तो फार्मूला ये है, अप्लाई करना है वहाँ पे। चलिए अप्लाई करते हैं। तो n की जगह क्या है? 3 है, तो t⁴ डिवाइड बाई 3+1। बहुत बढ़िया। 3t2+1 डिवाइड बाई 2+1। अब यहाँ से देख लो आप, 4t⁴ डिवाइड बाई 4 + 3t³ 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, वैल्यू हो गई t⁴ + t⁴। तो अब डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1⁴ 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, मीन्स 2 मीटर। आ गया आंसर। तो ये तरीका था, अगर हमें वेलोसिटी दिया है और उससे दोनों चीज़ें फाइंड करनी है तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन दोनों फाइंड कर सकते हो। अगर एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया होगा तो एक्सीलरेशन का अगर इक्वेशन दिया होगा तो कैसे सॉल्व होगा उसको देखो। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं है यार, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन और ले लें, प्यारा सा क्वेश्चन। आइए ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया, इफ एक्सेलरेशन, है ना, इफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, इफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू a 3t² + 2t + 1, ठीक, +1। तो यहां पर एक्सेलरेशन दिया है, देन फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। अब सोचो भैया, एक्सीलरेशन से आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जाना है, अगर एक्सीलरेशन से जाना है तो क्या इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पर चलिए इक्वेशन बनाते हैं, a इज इक्वल टू 3t² + 2t + 1। a को क्या लिख सकते हो? dv/dt। एक्सीलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में हमने चेंज कर लिया, 3t² + 2t + 1।
है ना। अब यहां पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी वी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू डी टी। चलो डी टी लिखते चलते हैं, है ना। डी वी इज इक्वल टू डी टी का सब में मल्टीप्लाई 3t स्क्वायर डी टी प्लस 2t डी टी प्लस 1 डी टी, मतलब 1 मतलब डी टी मतलब डी टी, है ना। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 कांस्टेंट है टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये रही बात, ये हुई बात। मार्कर हल्का चल रहा है। आइए अब ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बहुत अच्छा, होने दो मार्कर। यस, 3 कांस्टेंट है। आइए, नहीं चल रहा, चलो इसी से लिखते हैं। 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, अभी बताया 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 मीन्स t क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा। प्लस 2 t पर पावर 1 है मीन्स t टू द पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो 1 + 1 2, नीचे भी 2, तो 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt कुछ नहीं है, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया था x। कैसे बोला था, मैंने कहा था कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, यहाँ 1 है। इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम वो वीडियो आप देखिएगा, अगर जिसने नहीं देखा वो वीडियो देखेगा, इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx। कैसे आया ये x, देख लो कैसे ये फार्मूला वैलिड है, x टू द पावर 0। अब फार्मूला लगा दो, x टू द पावर n+1 का 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, तो x टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1 मीन्स x लिख सकते हैं। ये फार्मूले हैं भाई, बस वो दिमाग में आपके चलने चाहिए, मज़ा आ जाएगा फिर फिजिक्स पढ़ने में। 3 3 2 2 और फार्मूले देखो करते करते, ऐसा नहीं है कि मुझे सब रटा हुआ है, ये करते करते आ जाता है। फिजिक्स कोई रटने वाली चीज़ है नहीं, तो रटना है नहीं, आपको समझने की वाली बात है यहाँ पे सब कुछ। तो देखो v इज इक्वल टू, हमें इक्वेशन मिल गया t क्यूब प्लस, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt को क्या लिखेंगे, केवल t लिखेंगे, वो बताया ना ठीक। तो t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। अब टाइम कितना दिया था, कह रहा था 2 सेकेंड पर बताओ, तो वैल्यू कर दो, t की जगह 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, तो v इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन होता नहीं है, तो वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है। तो इस वेलोसिटी के इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ इसीलिए ब्लॉक में रखा ताकि आप देखें। तो एक्सेलरेशन का होता नहीं, तो वेलोसिटी का इक्वेशन तो है हमारे पास। इस वेलोसिटी के इक्वेशन को क्या करोगे आप, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, ds/dt इज इक्वल टू, ds/dt कर रहे हैं v की जगह, क्या लिखा है t क्यूब टी स्क्वायर प्लस टी, यही है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। अब इसको फिर वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ds इज इक्वल टू टी क्यूब डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस टी डी टी। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे, ds का क्या हो जाएगा, s डिस्प्लेसमेंट आ गया, इक्वेशन आ रहा है इसका। टी क्यूब का क्या होगा, टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, क्यों, पावर 1 है। अब टाइम आपको कितना है 2 सेकेंड, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रख दो, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 टू द पावर 4 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। देखो भाई ये 4
4 जा हो जाएगा और ये 2 2 जा हो जाएगा। तो 4 + 2 कितना हो गया 6 + 8/3। अब एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा 18 + 8 26/3 मीटर, 26/3 मीटर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैं एक बार इंटीग्रेशन में बता चुका हूँ, तो हमें लगता है कि ये इतना सफिशिएंट था आपके कैलकुलस मेथड को समझने के लिए। आइए और इस पर जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उस ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम कुछ बात करते हैं। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल, ऐसा ही है हाँ, द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है एक पार्टिकल पर, इज रिलेटेड टू द टाइम t बाय द इक्वेशन। हमें टाइम का एक इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम का t इज इक्वल टू √x + 3। x क्या है, वेयर लिखा भी है, x इज इन मीटर, मीटर मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, t इन सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टी बना दिया, ट्विस्ट। इस क्वेश्चन का ट्विस्ट क्या है वो समझे, अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस x, अब सोचो टाइम का इक्वेशन दिया है, फिर वेलोसिटी भी 0 कह रहा है और फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो क्या करें क्या करें। देखो सबसे पहला काम, जो हमें इक्वेशन दिया है t इज इक्वल टू √x + 3, थोड़ा सा चेंज करते हैं। √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x इज इक्वल टू हो जाएगा t - 3, अरे +3 इधर आएगा, t - 3 होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अभी तो हमें x के फॉर्म में अगर मिल जाए तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, है ना, सिंपल। फिर उससे वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, तो स्क्वायर कर लो दोनों साइड का, और कोई रास्ता ही नहीं है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, x इज इक्वल, इसका स्क्वायर करो, t - 3 का होल स्क्वायर होगा, तो सबको पता है t² + 9 - 6t। ठीक, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया, हमें डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो मिला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें, हमें टाइम तो पता ही नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये कंडीशन दिया है क्या, वेलोसिटी 0, लेकिन वेलोसिटी कैसे मिलेगी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटेड, इसको डिफरेंशिएट करो, आसान था क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी था। अब इसको dx/dt कर लो, dx/dt इज इक्वल टू t² का डिफरेंशिएशन 2t, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन +0 माइनस t का डिफरेंशिएशन क्या, -6 तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो -6 लिख लेंगे। dx/dt क्या है, dx/dt वेलोसिटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t - 6। और वेलोसिटी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। अगर इसकी वेलोसिटी जब 0 होती है तब आपको फाइंड करना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। तो 0 इज इक्वल टू 2t - 6। देखो ध्यान से, वेलोसिटी को 0 लिख दिया, इक्वल टू 2t - 6। तो यहाँ से 2t इज इक्वल टू 6, 2 से कैंसिल होगा, t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड। वाह, हमें टाइम मिल गया। अब इस इक्वेशन की तरफ बढ़े क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू t की जगह कितना लिखना है, 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर +9 - 6 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 + 9 - 18, 9 + 9 18 - 18 मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, मतलब आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू 0। इतना प्यारा क्वेश्चन, आंसर 0 हो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें। देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़े, फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू u + at पढ़ा,
एस सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा। थर्ड इक्वेशन क्या पढ़ा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा। देखिए ये किस केस में पढ़ा, लीनियर के फॉर्म में पढ़ा, लीनियर के फॉर्म में ही पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा ये, कब, जब एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलेटर को जब हम इंक्रीज करेंगे, जब एक्सीलेटर इंक्रीज होगा मतलब एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन के केस में ये पढ़ा। अंडर ग्रेविटी ही बताऊंगा लेकिन पहले ये पढ़ा। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी लिख दूँ, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दूँ, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as लिख दूँ। देखो न्यूमेरिकल में जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, जब रिटार्डेशन होता है तो a की वैल्यू a फाइंड करोगे तो a नेगेटिव आ ही जाता है, लेकिन अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो सीधे फार्मूला ये अप्लाई भी कर सकते हैं। अब वैल्यूज में a की रिटार्डेशन अगर अप्लाई ये फार्मूला कर दोगे तो नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये कब होता है, रिटार्डेशन, जब एक्सीलेटर को हम रिटार्डेशन, जब हम एक्सीलेटर को कम करते हैं, जब हम स्पीड को कम करते हैं, वेलोसिटी को कम करते हैं, तो फाइनल वाली जब कम हो जाती है, इनिशियल वाली ज़्यादा रहती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, कॉमन सेंस। हाँ चलो, इसका फील्ड तो आपको आ चुका है। अगर हम बात करें अब ये दोनों केस किस में होते हैं, लीनियर, 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 ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मींस हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, सरफेस पर, अर्थ सरफेस पे मूव कर रहा है। लेकिन सोचो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, अगर एक बॉल को ड्रॉप किया तो किसकी वजह से, ये बॉल किसकी वजह से नीचे आती है, ग्रेविटी की वजह से, सबको पता है। तो ग्रेविटी की वजह से अगर ये बॉल नीचे आ रही है तो ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है ना वो सीधा नीचे है, सीधा नीचे। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो इसका मतलब किसी इंक्लाइंड सरफेस पर भी ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द सरफेस, परपेंडिकुलर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये तो था लीनियर मोशन, मतलब हम रोड पे, अगर एक रोड पे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस पर हमने पढ़ा एक्सीलेटर इंक्रीज करना, एक्सीलेटर डिक्रीज करना। एक्सीलेटर इंक्रीज करना मतलब एक्सीलरेशन, और एक्सीलेटर को डिक्रीज करना मतलब रिटार्डेशन। लेकिन सोचो कि एक बॉल डाउनवर्ड में से मूव करना स्टार्ट कर दी, अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दी तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कुछ फाइनल होगी लास्ट में, और ये कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर, तो सोचो कि मैं आपको 5th मंजिल पे ले गया और वहाँ से पुश कर दिया। 5th मंजिल पे ले गया मैं एक बंदे को, वहाँ से पुश किया। जब वो डाउनवर्ड में आएगा, जैसे जैसे वो डाउनवर्ड में आता है उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। जब वो स्ट्राइक करता है उस समय उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। सोचो जब स्ट्राइक करता है, जब उसकी हड्डियाँ टूटती हैं, फ्रैक्चर्स जनरेट होते हैं, तो सोचो क्यों होती है। जब हाइट से इंक्रीज करते हैं, प्रूफ करके हम देखेंगे कि कैसे। अब सोचो अगर आप फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओ तब, और फर्स्ट फ्लोर से कूदने के बाद फिर जाओ 5th फ्लोर से कूद जाओ, किस में ज़्यादा चोट लगती है, जब हम 5th फ्लोर से कूदते हैं। क्या रीज़न होता है, मैंने बोला ना फिजिक्स को फील कर रहा हूँ मैं। तो सोचो क्यों 5th फ्लोर पे जाने से, वहाँ से जब हम कूदते हैं तो हमें चोट ज़्यादा क्यों लगती है। अरे सिंपल सी बात है, जितनी हाइट हमारी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ऊंचाई से कूदोगे उतना ज़्यादा चोट लगती है। रीजन ये होता है कि जैसे ही मूव करना स्टार्ट करते हो वैसे वैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, अभी रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। जैसे ही इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा, जैसे ही ड्रॉप किया ना वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। और जब ये यहाँ पे स्ट्राइक किया है तो उसकी स्पीड उस समय सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होती है। और यही केस, इसका मतलब क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में आ रही है। इसका मतलब जी की वैल्यू डाउनवर्ड में आते हुए ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव होगी। और जब इसको ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंके तो नीचे क्यों चली आई, कोई तो है जो इसको खींच रहा है। कौन, ग्रेविटी। इसका मतलब जब इसको हमने ऊपर फेंका, ऊपर ही जाना चाहिए था। इसका मतलब जब हम इसको ऊपर फेंकते किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो एक बॉल को जो बैट से हिट करते हैं, बैट से हिट करने के बाद कोई पकड़ने वाला नहीं है,
क्या वो जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी? नहीं ना, रुक जाएगी कुछ डिस्टेंस जाने के बाद। क्यों रुक जाती है? क्योंकि सरफेस से उसको फ्रिक्शन मिलता है। फ्रिक्शन मिलता है, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। कोई बॉडी मूव कर रही है, कहता ना 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 नहीं 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 रुको, है ना, तो रोकता है उसको, मोशन का अपोज करता है। तो मोशन का ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो तुरंत ग्रेविटी उसको खींचना स्टार्ट कर देना, ऊपर नहीं जाना। तो ये ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और कहाँ से नीचे आता है, कोई ऑब्जेक्ट जो हमने फेंका कहाँ से नीचे आया, वहां से नीचे आता है जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब सोचो जब इसको ऊपर फेंका, इस पॉइंट पर यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से अगर नीचे आ रहा है, इसका मतलब जब इसको हमने फेंका वेलोसिटी दी, जैसे ही इसको ड्रॉप किया और जाते 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 जहाँ जीरो हो जाएगी ना, वहीं से फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर ग्रेविटी के लिए आपको थोड़ा जानना जरूरी होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड में मूव करेगा, कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में मूव करेगा तो जी क्या होगा? पॉजिटिव। कोई ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा? जी की वैल्यू निगेटिव कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सीलेटर इंक्रीज एक्सीलेटर डिक्रीज, ऐसे ही यहाँ पर है। अगर बॉडी डाउनवर्ड में मूव कर रही है तो जी पॉजिटिव, और यही जी किसकी जगह पे आ रहा है? एक एसिलेशन की जगह, ये लीनियर एसिलेशन है और एक ग्रेविटेशनल एसिलेशन है, और यहाँ पर भी एक ही जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिसके बिहाफ पर हम देखेंगे भी कि कोई ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड से नीचे आ रहा है उस पर क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला, पूरे फार्मूले में क्या चेंज होगा? अब सोचो जब हम हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट था, अब यहाँ पे हाइट मिलेगी, तो ए जी में कन्वर्ट हुआ, और जो एस है आपका वो किस में हो जाएगा? एच में, और किसी पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए इस इक्वेशन को चेंज करके लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू यू, देखो डाउनवर्ड में आ रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में आ रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी मतलब g की वैल्यू उस पर ज़्यादा अप्लाई हो रही है, ज़्यादा अप्लाई हो रही है, इसका मतलब u प्लस जी टी। यहाँ कंफ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा भाई, जब यार g की वैल्यू कब ये फार्मूला पॉजिटिव लेना कब नेगेटिव लेना। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड कम होगी, नीचे आएगा ना। नीचे क्यों आता है? जहाँ पर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। चलो बहुत समझा लिया है ना। h इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा एक ही जगह। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। तो इक्वेशन में जो चेंजेस हैं इस बिहाफ पर होते हैं, तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखो। और एक चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, और सोचो जितनी हाइट गया, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन बनता है भाई, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट व्हिच थ्रो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऐसा लगता है यार मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है ना। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको भी जान लें आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको नोट कर लें। इसके बाद न्यूमेरिकल की बारी आएगी, फिर प्यारे प्यारे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग इस पे, फिर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट at a particular time, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल करने का। पर्टिकुलर टाइम मींस इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, डिस्टेंस को मान लो हमने एस एन लिख लिया, एन एस सेकेंड, एन एस टाइम में, या इसको एस टी भी कुछ लोग लिखते हैं, जैसे मान लो कई बुक में मिलेगा आपको एस टी,
एस टी। तो एस टी इज इक्वल टू जो कॉन्सेप्ट बनेगा यहां पर देखिए क्या बनेगा, सीधा समय अगर आपको बताऊं तो देखो, तो डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई 30 सेकेंड में, डिस्टेंस डेरिवेशन ही करा देता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में। तो एस टी लिख रहे हैं इसको हम, एस टी इज इक्वल टू फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी। भाई डिस्टेंस का फार्मूला सेकेंड इक्वेशन का सीधा। अब सोचो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टी माइनस 1 सेकेंड। हमने t की जगह क्या ले लिया, t माइनस 1 सेकेंड में क्या हो जाएगी, मीन्स एस टी माइनस 1 इज इक्वल टू यू, t की जगह क्या आएगा, t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 और फुल स्क्वायर है। ऐसा क्यों लिया, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिया हमने, t प्लस 1 भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, मतलब डिफरेंस लेना है t से। देखो t प्लस 1 ले सकते हैं या t माइनस 1 ले सकते हैं। दोनों में जो डिफरेंस आएगा, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही आपका ये फार्मूला डिराइव होगा। दोनों में डिफरेंस जो आएगा, एक्चुअल डिस्टेंस वही हो जाएगी। देखो कैसे, t माइनस 1 फार्मूला हमें सीधे अप्लाई करना है, कोई डेरिवेशन पार्ट उसका पूछा नहीं जाता है ज़्यादा, लेकिन फार्मूला जो आएगा वो कैसे आता है डिफरेंस के बिहाफ पर देखो। तो एस टी माइनस 1, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, चलो एस टी माइनस 1 यू, जैसे आपने फार्मूला उसका देखा तीनों का इक्वेशन, इसको भी देख सकते थे, लेकिन बस इसका फार्मूला ज़्यादा जरूरी है। तो u, देखो क्या कर रहे हैं, t माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, मन कर रहा है कॉमन ले लें, चलो बुरा नहीं मानना, u प्लस हाफ ए टी माइनस 1, बुरा नहीं माने आप लोग ना, चलो भाई मान लोगे क्या करोगे, अरे नहीं बुरा नहीं मानना। तो देखो t माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया भाई, u बचा यहाँ पे प्लस हाफ ए, यहाँ पे t माइनस 1 एक बचा हुआ है तो हमने लिखा हुआ है। तो देखो t माइनस 1 u, कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो तो नहीं लेते हैं कॉमन, कोई फायदा नहीं, सीधे लिखते हैं u का t में मल्टीप्लाई करो, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको लिख लें क्या लिख लेंगे, टी स्क्वायर हाफ ए, पूरा लिख रहा हूँ, चलो अच्छा ए स्टेप ले, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। चलो एक स्टेप और आ गया भाई, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो अभी लिखेंगे पहले, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए बाई 2 हाफ ए इंटू 2t, 2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू आ गई यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो हाफ ए यहाँ, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ये सीधी पूरी वैल्यू एस टी यू टी माइनस यू हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए माइनस ए टी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास है। अब जो डिफरेंस है थोड़ा सा समझो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम पे कह रहा था ना, तो हमने 2 टाइम कंसीडर किया है, एक टाइम क्या है t, एक टाइम क्या है t माइनस 1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, इक्वेशन मिल जाएगा हमें। तो s इज इक्वल टू एस टी माइनस 1, ठीक। तो दोनों टाइम का जो डिस्टेंस का रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, देखो इस तरह से। तो एस टी की वैल्यू लिख देते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस लगा के
माइनस लगा के यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी। ठीक है ना, अब ओपन कर दे पूरा। चलो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए टी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। यस, यू टी से यू टी कैंसिल, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू बची कि हमारे पास एक u बची है माइनस हाफ ए प्लस ए टी, कुछ ऐसा बचा है। तो देखो अगर इसको u प्लस ए कॉमन ले लो, एक मिनट, मैं हाफ ए कॉमन ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना। हाफ ए कॉमन ले लिया, वो भी प्लस के साथ, है ना। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक काम करो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं। क्यों, अभी समझ में आएगा। तो u ऐसे रहेगा प्लस 1/2a, ये मैं कॉमन लिया, 1/2 नीचे वाला और a कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा है अभी 2 × t, तो 2t लिख सकते हैं। और मैं पहले इसको प्लस में लिख लिया हूँ, तो प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, हाफ ए कॉमन है तो -1। तो यह फार्मूला जो होता है, यह फार्मूला ns सेकेंड कहीं कहीं आएगा या ts सेकेंड आएगा, तो उसके लिए फार्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो। तो s = u प्लस हाफ ए 2t - 1। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम पर जब होगा, तो ये डेरिवेशन आप कर सकते हैं। डेरिवेशन आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना इंपॉर्टेंट मैं पहले बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं है, ये फार्मूला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। चलिए अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें एक और छोटा सा पॉइंट, जैसे अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग, देखो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ये प्योर कंपटीशन सेक्शन का है, प्योर कंपटीशन सेक्शन नीट और जेई के लिए, नीट और जेई मेंस तक के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कुछ ऐसा होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस पर समझ लो एक रास्ता है, इस तरह से जैसे ब्रिज पे जाते हो यार, ब्रिज पे ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते। तो जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ध्यान से समझना, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा, जो ऊपर जाते हैं हमारे ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ता जाता है। अच्छा, तो जैसे जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा, तो सोचो अगर इस डायरेक्शन में वही मूव कर रहा है तो यहाँ पे पहुँचा, तो ग्रेविटी का इफेक्ट डाउनवर्ड में कुछ इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर डाउनवर्ड में ग्रेविटी का इफेक्ट इस तरह से हो रहा है, इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, ये एंगल थीटा। ये इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में हमें बात करनी है। देखो अब ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो इसका 2 कंपोनेंट बना रहे हैं, एक तो हो गया ये आपका जी कॉस थीटा, और एक क्या हो गया जी साइन थीटा। ये मोशन किधर भी हो सकता है, ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में।
तो हम जो डेरिवेशन करेंगे वो किसको लेके कर रहे हैं, चलो डाउनवर्ड में बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी डाउनवर्ड में मूव कर रही है तो जो एक्सीलरेशन कंसीडर यहाँ करेंगे आप, वो कौन सा करेंगे, जी साइन थीटा करेंगे ना, क्योंकि इस पर जो एक्सीलरेशन है वो जी साइन थीटा है। इंक्लाइंड प्लेन का जो एक्सीलरेशन है वो जी नहीं है, जी कॉस थीटा नहीं है, वो क्या है, जी साइन थीटा है। तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कोई बॉडी डाउनवर्ड में मूव कर रही है, इसका मतलब जी साइन थीटा की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। तो जी साइन थीटा की डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो दो केस में मैं बताऊंगा। तो एक तो ये हो जाएगा कि जैसे मान लो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड एक बॉडी है, जैसे मान लो आप जब सीढ़ी वगैरह लगा देते हो, दीवार से एक सीढ़ी लगा दिया, ऐसा कुछ, उसके ऊपर जब जाते हो या नीचे आते हो, ऐसा केस है। तो जब मान लो कि उस पर से आप आ रहे हो एक सीढ़ी पे ऐसे आ रहे हो, ऐसे अगर आ रहे हो तो आप जिस डायरेक्शन में आ रहे हो उधर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या है भाई, उधर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या है। वैसे डाउनवर्ड में तो जी होता है, लेकिन जब आप इंक्लाइंड पे चल रहे हो तो एक एंगल पर आप चल रहे हो ना, सीधे डाउनवर्ड में तो जा नहीं रहे हो। तो इस लाइन पर क्या होगा, तो उसके लिए कंपोनेंट बनाना पड़ता है। कंपोनेंट्स देखो, जैसे मान लो थीटा एंगल पर एक फोर्स लगा दिया हमने, थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक फोर्स लगाया, इस लाइन पे समझो, उसको वहाँ पर थोड़ा टेढ़ा बना ना तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ समझो थीटा एंगल पर एक फोर्स लगा दिया, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो जैसे मान लो जो ट्रॉली को हम खींचते हुए ले जाते हैं, ट्रॉली बैग लेके गए, ट्रॉली को लेके जा रहे हैं, ट्रॉली को लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या होता है, क्या ऐसे खींचते हो, नहीं ना, ऐसे नहीं खींचते, या ऐसे तो नहीं खींच के ले जाते, थोड़ा सा उसको इंक्लाइन कर लेते हैं। तो इंक्लाइन करते पकड़ के लेके जाते हैं, थोड़ा सा झुका रहता है, ऐसे लेके जाते हैं। तो इसका मतलब उस पर हम दो तरह से फोर्स लगा रहे हैं, एक तो उसको ऊपर थोड़ा उठाए हुए हैं उसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और एक आगे खींचने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो दो तरह से फोर्स वहां पे काम करता है। तो हमने आगे खींचने के लिए कितना फोर्स लगाया और कितना फोर्स हम उसको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए लगा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग फाइंड किया जाता है। जब ये काइनेमेटिक्स खत्म होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो देखो इसके दो कंपोनेंट, इसका मतलब एक तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अभी इतना समझो, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो कॉस में आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं है वहां से 90 डिग्री बनाती हुई जो लाइन है वो साइन में आएगा। क्यों होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। चलो, तो ये न्यूमेरिकल इसका भी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि इस पर हम न्यूमेरिकल कर पाए। मैंने पहले बोला ये प्योर कंपटीशन के लिए है। तो देखो अगर ये बॉडी अपवर्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब, और जी की वैल्यू किधर आ रही है, इधर आ रही है, जी साइन थीटा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो ये एंटी ग्रेविटी हो जा रहा है, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो जा रहा है, ये एंटी ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो जा रहा है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जी साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन u प्लस जी साइन थीटा, जी की जगह क्या आएगा, जी साइन थीटा इंटू टी। इस बात का ध्यान रखना है आपको, बस और कुछ नहीं, जी साइन थीटा इंटू टी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक की जगह क्या, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी साइन थीटा इंटू टी। कब, जब ये बॉडी डाउनवर्ड में आ रही है। मैंने पहले ही बताया था भाई, डाउनवर्ड में जाएंगे तो जी पॉजिटिव होगा, अपवर्ड में जाएंगे तो जी निगेटिव होगा, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यही फार्मूला v इज इक्वल टू यू माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा इंटू एस या एच दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो ये फार्मूले आप किसके लिए नोट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। इस पर बेस्ड भी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतनी बात करें कि न्यूमेरिकल भी कर लें। चलो, हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन ले ही लिया, बिना क्वेश्चन किए वैसे भी मुझे मज़ा नहीं आता, तो एक क्वेश्चन ले ही लिया, अच्छा क्वेश्चन ले लिया। 4 बॉल्स, चलो खेलते हैं थोड़ा सा। बॉल ले लिया, 4 बॉल है, 4 ही लोग खेल पाएंगे भाई। तो 4 बॉल्स आर ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर पे चलना है,
तो 4 balls are dropped gently from the top of a tower at interval of 1 second. 4 बॉल लिया, एक बॉल को जैसे ही ड्रॉप किया, 1 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप किया, फिर 1 सेकंड के बाद तीसरा ड्रॉप किया, फिर 1 सेकंड के बाद चौथा ड्रॉप किया। एक सेकंड के इंटरवल पर हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। द फर्स्ट बॉल रीच द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। पहली बॉल 4 सेकंड में नीचे पहुंच चुकी है, ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ बॉल एट दिस इंस्टेंट, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने ले रखी है। तो देखो, सबसे पहली बात, 4th बॉल आर ड्रॉप जेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहले अगर देखें जो ग्राउंड बॉल रीच इन द 4 सेकंड ड्रॉपिंग, फर्स्ट बॉल, पहली बॉल के बारे में बात करें। सोचो कोई बॉल ऐसे आप पकड़े, अभी ड्रॉप नहीं किया, अभी इसी कंडीशन में हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या है? 0 है ना यार। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। जब भी आप किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने जा रहे हो तो दिमाग चलाओ थोड़ा, जब ड्रॉप करने जा रहे हो तो पकड़े हुए हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। इसका मतलब यहाँ पर अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, सबकी क्या हो गई? 0। अच्छा, अब नीचे आ रहा है, तो h इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला? h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², ये फार्मूला यूज होगा। क्लियर हो रहा? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पहली बॉल 4 सेकेंड में नीचे आ गई, तो देखो h1 हाइट, h1 ये u क्या हो गया? 0 प्लस हाफ g T² कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड, और g की वैल्यू 10, तो 2 5 जा 10, तो h1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80 मीटर। देखो ये 80 मीटर आ चुका है, 80 मीटर आ चुका है 4 सेकेंड में। तो सोचो 1 सेकेंड के बाद ही दूसरी बॉल को ड्रॉप किया गया। अगर 1 सेकेंड के बाद बॉल को ड्रॉप किया गया, you have to find the displacement, सोचो, और 1 सेकेंड, इसका मतलब जब 1 सेकेंड के बाद उसको ड्रॉप किया गया तो दूसरी जो बॉल है, ध्यान से समझना, जो दूसरी बॉल है 1 सेकेंड के बाद वो 4 सेकेंड में पहुंच चुकी है। जब वो पहुंची तो डिफरेंस कितना रह गया दोनों में? 1 सेकेंड का। तो डिफरेंस जो टाइम में आया वो कितना आया? 1 सेकेंड का। तो h2 इज इक्वल टू कितना? फार्मूला वही 0 प्लस हाफ g, और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। भाई देखो, फिर से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये था कि पहली बॉल ड्रॉप की गई, 4 सेकेंड में आ गई। तो पहली बॉल 4 सेकेंड में आ गई, तो पहली बॉल के आने के कितने सेकेंड बाद दूसरी बॉल आएगी? 3 सेकेंड। अब पहली बॉल आने के कितने सेकेंड बाद तीसरी बॉल आएगी? 2 सेकेंड। पहली बॉल आने के कितने सेकेंड बाद 4th बॉल आएगी? 1 सेकेंड। अब क्लियर हो रहा है? टाइम का जो गैप है, पहली बॉल जब ड्रॉप की गई 1 सेकेंड के बाद दूसरी ड्रॉप की गई, तो 4 सेकेंड में जब पूरी चली आ रही है तो कितना? 1 सेकेंड के बाद वो ड्रॉप की गई तो 3 सेकेंड और बचा। और उसके बाद सोचो जो तीसरी बॉल ड्रॉप की जाएगी तो 1 सेकेंड और बढ़ जाएगा उसमें, तो 2 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड पे आएगी। किसके? जो पहली वाली बॉल के। और सबसे लास्ट वाली कितने सेकेंड के बाद आएगी? वो 3 सेकेंड के गैप के बाद आएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो h2 इज इक्वल टू हाफ g। अब देखो ये 5, तो 5 इंटू 9 45 मीटर, ये 80 मीटर, ये 45 मीटर। मतलब ये जब 4 सेकंड, देखो 4 सेकंड पे 80 मीटर पे है, और उसी समय पर 4 सेकंड पर ये किस पर है? 45 मीटर पे है ना। अच्छा, तीसरी बॉल h3 इज इक्वल टू फिर 0 प्लस हाफ g की वैल्यू और t, टाइम कितना हो जाए? 3 की जगह कितना आ जाएगा? 2।
H3 इज इक्वल टू 2 5 जा, तो 5 इंटू 2 2 जा 4, 20 मीटर। H4 ऐसे ही कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1/2, 10 इंटू 1 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया, 5 मीटर। तो ये रही बातें, सारी हाइट आ चुकी है। अब हाइट का डिफरेंस आपको बताना है। मतलब ये था, ऐसे सोचो, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को फील करा रहा हूँ। आप 4 लोग छत पे गए, ठीक है, और पहला ABCD 4 बंदे छत पे हैं। पहला कूदा, 1 सेकंड बाद दूसरा कूदा, फिर 1 सेकंड बाद तीसरा कूदा, फिर 1 सेकंड बाद चौथा कूदा। तो सोचो, जब पहला A जो है नीचे पहुंच चुका है तो दूसरा कहाँ है? पहला A 80 मीटर नीचे आ चुका है तो दूसरा कहाँ है? 45 मीटर पर। तीसरा कहाँ है? 20 मीटर पर। चौथा कहाँ है? 5 मीटर पर। तो इस कंडीशन की बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में अब पहले और दूसरे में डिफरेंस कितना? अब सबका डिफरेंस निकाल लो। सबका डिफरेंस मीन्स H1 माइनस H2, H1 माइनस H2, 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 80 माइनस 45 कितना आ गया? 35 मीटर। ऐसे ही H2 माइनस H3 निकाल लो, हाइट का डिफरेंस बताना था। 45 माइनस 20 कितना आ गया? 25 मीटर। H3 माइनस H4, H3 माइनस H4 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।